बात अमायरा केस की। दरअसल अमायरा के सुसाइड मामले में सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब आपको बताएं कि 1 नवंबर को कक्षा 4 की एक छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और इसके बाद बोर्ड ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी। बोर्ड की 2 सदस्यीय जांच समिति ने इसमें पाया कि जिस जगह से बच्ची गिरी थी वहां का एरिया फॉरेंसिक जांच से पहले धुलवा दिया गया था। समिति ने यह रिपोर्ट में बताया है कि छात्रा के माता पिता की बुलिंग की शिकायतों को लगभग 18 महीनों तक नजरअंदाज करते रहे स्कूल प्रशासन के लोग। इस मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन जांच की धीमी रफ्तार कई सवाल खड़े कर रही है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में नियमों के गंभीर उल्लंघन और बाल सुरक्षा और बुनियादी संरचना से जुड़ी भारी लापरवाही सामने आई है। समिति के मुताबिक स्कूल बच्चों के लिए स्वस्थ माहौल बनाए रखने में विफल रहा और बाल संरक्षण से जुड़े वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल को 30 दिनों के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद बोर्ड नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि बोर्ड ने इस घटना के 2 दिन बाद यानी कि 3 नवंबर को 2 सदस्यीय समिति गठित कर विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया था, जिसमें यह पाया गया कि कुछ सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई है। छात्र आईडी कार्ड नहीं पहन रहे थे, सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई थी और 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों के बावजूद सीसीटीवी निगरानी अपर्याप्त थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत बने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया। रिपोर्ट में ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल की कमी, फ्लोर अटेंडेंट का अभाव और बच्चों की निगरानी में लापरवाही जैसी कई गंभीर कमियां दर्ज की गई। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में आखिर मिला क्या है। तो ये पाया गया है कि 18 महीने से बुलिंग की शिकायत की जा रही थी। बुलिंग की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सुरक्षा में कमी पाई गई, कमजोर मॉनिटरिंग पाई गई, राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन भी पाया गया, एफिलिएशन बॉय लॉज में बड़े उल्लंघन, बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं, स्कूल में हेल्दी माहौल की कमी। अमायरा केस में अब तक क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। नाम अमायरा, क्लास 4th क्लास, उम्र 9 साल, स्कूल नीरजा मोदी, जयपुर। मौत 1 नवंबर। मौत कैसे हुई? स्कूल बिल्डिंग से गिरकर। आरोप, बुलिंग से परेशान थी बच्ची। अमायरा केस में जांच कहां तक पहुंची है? तो पुलिस की जांच जारी है, लेकिन उनके हाथ अभी तक खाली हैं। सीबीएसई की जांच में कई कमियां मिली हैं। एनसीपीसीआर की जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इस केस में कौन क्या कह रहा है? तो स्कूल प्रशासन 1 नवंबर से चुप है। पुलिस की टीम की जांच जारी है। अमायरा के परिजनों का कहना है कि एक्शन कब होगा। अमायरा के सुसाइड के पीछे क्या क्या थ्योरी बताई जा रही है ये भी जान लीजिए। तो स्कूल में बैड वर्ड से वो परेशान थी। बच्चे बुलिंग करते थे, बुलिंग की शिकायत हुई थी, स्कूल ने एक्शन नहीं लिया। आत्महत्या वाले दिन वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। छात्रा के परिवार से मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों को पता चला कि स्कूल ने लंबे समय से चली आ रही बुलिंग की शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अमायरा की मां का कहना है कि स्कूल का नाम बड़ा है लेकिन जवाब नहीं। काश मैं उस दिन बच्ची को स्कूल नहीं भेजती। सभी पेरेंट्स से अपील, न्याय में साथ दें। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, एक्शन जरूर हो। बुलिंग की शिकायत की थी लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। अमायरा मानसिक रूप से पूरी तरह सामान्य थी। अमायरा के पिता का कहना है कि पुलिस शिक्षा विभाग एक्शन नहीं ले रहा। सबूत के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। शिक्षा विभाग जानबूझकर टाल मटोल कर रहा है। शिक्षा विभाग उल जुलूल सवाल पूछ रहा है। बच्ची को हैलोवीन का सपना आया, ये सवाल पूछा गया। इस घटना के बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि मौत के सबूत क्यों मिटाए गए, खून के धब्बे क्यों मिटाए गए, स्कूल प्रबंधन ने क्या एक्शन लिया, शिक्षा विभाग की टीम को एंट्री क्यों नहीं मिली, बुलिंग की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि जांच रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद वो स्कूल पर उचित कार्रवाई करेंगे। मेरे पास वो संभव हो सकता है कल या शाम तक रिपोर्ट आ जाए। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैं स्वयं घटना के दूसरे या तीसरे दिन उसके परिवार में होकर आया था, सारी बातचीत करके आया हूँ और हमने आश्वस्त किया था कि जो भी इसमें दोषी होगा वो छूटेगा नहीं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले के अंतिम 45 मिनटों में बच्ची ने 5 बार अपनी क्लास टीचर से मदद मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि टीचर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया बल्कि कक्षा में डांट लगाई। बच्ची असहज, परेशान और डरी हुई दिख रही थी, पर उसे स्कूल काउंसलर के पास नहीं भेजा गया। ये व्यवहार सीबीएसई के परामर्शदाता व्यवस्था, एंटी बुलिंग प्रोटोकॉल और पॉक्सो कानून के तहत रिपोर्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्कूल की चुप्पी आखिर कब टूटती है और कब अमायरा को इंसाफ मिल पाता है।
नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा के मौत के मामले के बाद अब जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है स्कूल को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें स्कूल के अंदर पाई गई खामियों का भी जिक्र किया गया है और साथ ही जो सबूत थे उन सबूतों को मिटाने का भी जो है इसमें जिक्र किया गया है और स्कूल से 30 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले को लेकर अब जवाब देना होगा। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और अजमेर के प्रतिष्ठित मयूर स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ मारपीट का मामला अब गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। 17 साल के छात्र के साथ साथियों द्वारा मारपीट, कपड़े उतरवाने और वीडियो वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित छात्र के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई और इसी के आधार पर पुलिस ने मारपीट, धमकी और पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों से पीड़ित छात्र तनाव में था और घरवालों के पूछने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अजमेर के एक निजी स्कूल से छात्र को प्रताड़ित करने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला पिछले महीने का है, जब छुट्टी के बाद पीड़ित छात्र स्कूल परिसर से बाहर आ रहा था। तो भाई शुक्रवार बांटते नहीं होता है, अगली बार से। इसी दौरान उसी स्कूल के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने उसे रोका, अकेले में ले जाकर मारपीट की। छात्रों ने उसके कपड़े उतरवाए, उठक बैठक करने पर मजबूर किया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर छात्र को मानसिक रूप से परेशान किया गया। परिवार के मुताबिक आरोपी छात्र पहले भी धमकी देते थे। वीडियो डालने की धमकी देकर पीड़ित को दबाव में रखते थे। 2 दिन इसको अलग अलग टाइप पे, अलग अलग जगह पे, कि अलग अलग थाना क्षेत्र के हिसाब से इसको अलग अलग मारा गया है। 9 तारीख की घटना हमको पहले पता हुई तो उसकी एफआईआर हमने अलवरगेट थाने के अंदर कराई सर, और इन बच्चों को बुलाया गया और शाम तक इनको छोड़ दिया गया। तब से इनके हौसले बुलंद हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। स्कूल का सस्पेंशन इस बीच में कुछ भी नहीं था सर। कंटिन्यू हम लोगों को सर धमकियाँ देते जा रहे, थ्रेट देते जा रहे थे सर। तो हमने जाके सर सिविल लाइन्स थाने के अंदर जो 8 तारीख की घटना थी उसके एफआईआर सर 1 महीने बाद करवाई है, क्योंकि हमको बाद में पता लगा कि इनके वीडियो 8 तारीख के भी इनके बने हुए। परिजनों के मुताबिक अक्टूबर में स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट से कुछ दिनों पहले आरोपी छात्रों ने पीड़ित को एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने की धमकी दी थी। इस बात की जानकारी छात्र ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार 16 अक्टूबर को अलवर गेट थाना पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन आरोपी छात्रों और उसके परिजनों को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन शाम होते होते उन्हें घर भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे और इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। एफआईआर के बाद भी न स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस ने कड़ा कदम उठाया। भाई क्या बोलूंगा, भाई नहीं बोलूंगा कभी। जैसा हमारे बच्चा जिस प्रकार से अवसाद के अंदर जो आया हुआ है और कंटिन्यूस उसको भी थ्रेट मिलते जा रहे हैं, जैसे कि मेरा बच्चा और अवसाद के अंदर चला गया है। आगे कुछ भी मेरे बच्चे के को होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल की होगी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रिंसिपल ने लिखित में कोई कार्रवाई का आदेश जारी नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि सभी छात्रों को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, जबकि छुट्टियों की वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो मारपीट करने वाले सभी छात्र फिर स्कूल पहुंच गए और पीड़ित छात्र को दोबारा धमकाना शुरू कर दिया। आरोपित छात्रों ने यह भी कहा कि थाने में मुकदमा दर्ज करके क्या कर लिया और स्कूल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको कोई खौफ नहीं है सर कानून का। हम 40 दिन से सर इन लोगों से फाइट कर रहे हैं, हमारी बात दबाई जा रही है स्कूल प्रशासन द्वारा सर। यही आप देख सकते हैं कि इनके इतने हौसले बुलंद है कि सर रात को हम लोगों को ऐसे ये थ्रेट की है ना भाषा में ये लगातार ये चीज़ दे रहे हैं सर।
ताज़ा अपडेट के मुताबिक 19 नवंबर की रात करीब 12 बजे आरोपी छात्रों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोबारा धमकी भरे संदेश डालना शुरू कर दिए, जिसकी जानकारी परिजनों ने तुरंत अलवर गेट और सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। परिजनों ने मयूर स्कूल प्रबंधन की तुलना जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल से की है, जहां स्टाफ ने छात्रा की शिकायतें नजरअंदाज कर दी थी। परिजनों का आरोप है कि इसी तरह अगर उनके बेटे पर भी स्कूल प्रशासन दबाव बनाता रहा। फिलहाल पीड़ित छात्र मानसिक अवसाद में है और परिवार ने उसे पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि भविष्य में बच्चे के साथ इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ और मारपीट करने वाले छात्र और उनके परिजनों की होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार अब माननीय न्यायालय के समक्ष और स्थानीय पुलिस के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर करके आरोपी छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। अब देखना होगा क्या स्कूल प्रशासन मारपीट करने वाले छात्र के साथ कोई कठोर कार्रवाई करता है या नहीं। वहीं स्कूल प्रशासन भी इस मामले में बताया जा रहा है चारों छात्रों को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस कार्रवाई से पीड़ित छात्र के जो परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। राजस्थान में इस तरह की घटनाओं के होने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में एक घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया। एक 16 साल के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। बच्चे ने अपने सुसाइड नोट में स्कूल के टीचर्स पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। परिवार की शिकायत और लोगों के प्रदर्शन के बाद स्कूल के 4 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। परिजनों की मांग है कि टीचर्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आप देखिए। मंगलवार सुबह अपने ड्रामा क्लब के लिए घर से उत्साहित होकर निकला 16 साल का एक स्कूल छात्र दोपहर होते होते अपनी जिंदगी खत्म कर बैठा। छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि उसके अंग दान कर दिए जाएं और कोई भी बच्चा उसकी तरह की तकलीफ से न गुजरे। परिवार का दावा है कि 18 नवंबर को स्कूल में डांस प्रैक्टिस के दौरान हुए अपमान के बाद बच्चे ने ये कदम उठाया। पिता प्रदीप पाटिल का कहना है कि शौर्य के क्लासमेट्स ने बताया कि 18 नवंबर को स्कूल में स्टेज पर डांस प्रैक्टिस के दौरान शौर्य फिसलकर गिर गया था। एक शिक्षक ने इसे ड्रामा बताते हुए सबके सामने उसे डांट दिया। पिता के अनुसार बेटे के रोने पर एक अन्य शिक्षक ने कहा, रो लो जितना रोना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिता का कहना है कि उस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इन गंभीर आरोपों के बाद स्कूल प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। इस मामले में 4 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसको 3 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दे दिए गए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, 4 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है, आज आप फिर प्रोटेस्ट करने आए हैं, आज क्या डिमांड? मैडम, सस्पेंशन आज है, कल नहीं है। सस्पेंशन उसके लिए कोई समाधान नहीं है। उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी उठाई जाए, वही हम चाहते हैं। सस्पेंशन से कुछ ही नहीं होगा। सस्पेंशन सिर्फ एक इसको आग को शांत करने के लिए उन्होंने सस्पेंशन करा है, वो पर्याप्त नहीं है। उनको अरेस्ट करा जाए, उनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी बिठाई जाए, ये हमारी मांग है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने इंक्वायरी टीम बिठाई है इसके लिए और उन्होंने कहा है कि 3 दिन में जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो इस स्टेप को भी आप कैसे? इंक्वायरी बिठाई है वो सही बात है, लेकिन जो बाकी अंदर का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना भ्रष्ट और इतना कट्टर है कि इनको जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है और भी बच्चों को, और उन बच्चों के वजह से पेरेंट्स भी परेशान है। लेकिन बीच में बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि समाज में अपनी ये हो जाएगी, इस वजह से भी लोग नहीं निकाल सकते और आर्थिक परिस्थिति की भी प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चों को ऐसे अगर ये स्कूल निकालता है तो वो भी बदनामी ये हो जाती है कि बच्चा ही अपना बदमाश था, इस वजह से स्कूल से बाहर निकाल दिया। इस वजह से असमंजस में पब्लिक है और इतनी परेशान है इनकी पेरेंट्स बच्चों की, लेकिन समाज के डर से और इनके इसके दबाव के वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। एनडीटीवी ने दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद से भी इस मामले में बात की। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बच्चों की मेंटल हेल्थ पर खास ध्यान रखने के लिए पत्र लिखा गया है। देखिए, हमारी सरकार इन मुद्दों पर संवेदनशील है। मैं केवल शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, एक पेरेंट के रूप में इस घटना को देखता हूं। मैं
पत्र लिख रहा हूँ। स्कूलों में सीबीएसई के मानकों के आधार पर किस प्रकार से जो मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, क्या वो सुचारू रूप से हो रही हैं, इसके संदर्भ में मैं स्कूलों को पूछ रहा हूँ। और कहीं स्कूलों को अगर ज़रूरत है तो हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको मदद करेंगे। हमारी अगली पीढ़ी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, विषाद के में ना पड़े, इसकी हमें बहुत चिंता है। हम दिल्ली के पेरेंट्स की इस चिंता को शेयर करते हैं। 4 टीचरों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जस्टिस मिला नहीं है, तो क्या जब तक जस्टिस आप कह रहे हैं कि सही मायने में नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा। हो सकता है हम संडे को कैंडल मार्च करेंगे इंडिया गेट पे 7 बजे शाम के, अगर परमिशन मिलती है तो। हमें सबसे पहले तो हम लोग मतलब आगे भी हाँ बिल्कुल आगे से भी जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब तक कल भी हम यहीं थे, आज भी यहाँ हैं और आगे भी हम यहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम पेरेंट्स जो मौजूद हैं, फैमिली फ्रेंड जो हैं बच्चे के माँ बाप के, वो भी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो सही मायने में नहीं मिला है। सस्पेंशन जो है अब वो मात्र एक इमेज सेविंग टैक्टिक जो है वो स्कूल की तरफ से अपनाया गया है, क्योंकि रेजिग्नेशन नहीं लिया गया है। और इनकी अब ये डिमांड है कि चारों के चारों टीचर्स जो हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, और जब तक वो नहीं रहता है तब तक इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ इश्का वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और प्रदेश से लगातार साइबर ठगी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसा ही एक मामला सामने आया भरतपुर से, जहां एक फर्जी वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो में निवेश के नाम पर 3500 करोड़ रुपए की ठगी की गई। भरतपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और ऐसा बताया जा रहा है कि यह देश की अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजस्थान में क्रिप्टो और फर्जी निवेश के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद एक से बढ़कर एक ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का सामने आया है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी की गई है। भरतपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए क्रिप्टो और फर्जी निवेश के नाम पर संचालित वेबसाइट xpo.ru के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 12 नवंबर 2025 को थाना मथुरा गेट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया कि xpo.ru वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में निवेश करवाने का दावा कर रही थी। ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को उच्च लाभ, बोनस और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर ज्यादा लाभ का लालच देकर निवेश बढ़ाने का काम कर रहा था। जांच के दौरान ये पाया गया कि ये कंपनी भारत में सेबी, RBI, MCA या किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं है। वेबसाइट 2016 से अपने संचालित होने का दावा करती है, जबकि इसका संचालन नवंबर 2022 में जयपुर से शुरू किया गया था। संदीप सिगर और रजत शर्मा इसे चला रहे थे। वेबसाइट 47 लाख उपयोगकर्ताओं और $4.3 बिलियन के फंड प्रबंधन का दावा करती थी। वास्तविक संख्या लगभग 4.7 लाख उपयोगकर्ताओं की पाई गई और इसमें निवेश की राशि लगभग 3100 करोड़ रुपए निकली। यही समूह Digix.com की एक और फर्जी वेबसाइट भी चला रहा था, जिसमें लगभग 9000 लोगों से 500 करोड़ रुपए लिए गए। जैसा अभी तक हमें पता लगा है, वो कुछ 3-4 साल पहले एक मार्केटिंग कंपनी चलाता था जयपुर में ही। उसने फिर ये छोटे मोटे पॉन्जी स्कीम पता लग रहा है कि ये वहाँ जयपुर झुंझुनू इस इलाके में लोग रन करते ही रहते हैं कि लोग जुड़े, कुछ पैसा लगाएं, आपको बढ़ के रिटर्न देंगे, और फिर कुछ टाइम बाद बंद भी कर देते हैं। तो इसने उसी स्कीम से बनाया था इसको। इसने सोचा था कि 5 से 6 महीने रन करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ता गया, लोगों में इसका ट्रस्ट बिल्ड होता गया, तो इसने सोचा कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। तो ये इसको स्केल करता गया। तो ये जो इस पर जितने भी, जैसे ये रशिया के वो दिखा रहे थे कि इन्वेस्टर्स, वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपका पैसा लगा रहे हैं, ऐसे कोई एक्सपर्ट्स कहीं थे ही नहीं। इस वेबसाइट पर जितने लोग आ रहे थे वो सारे इंडिया के ही आ रहे थे। वो रिपोर्ट्स हमारे पास सारी आ गई, कोई विदेश का इससे कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं था। अभी जैसा कुछ पता लग रहा है इसके दुबई के लिंक्स हैं, लेकिन ये संदीप सिगर और यही टीम अब 3-4 महीने से दुबई से इसको ऑपरेट करने के भी कुछ लिंक्स हैं।
मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 40 लाख रुपए नकद, 5 लग्जरी वाहन और 40 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की गई है। मुख्य आरोपी अभी दुबई में है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है और भरतपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारी होना बाकी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि वह अभी दुबई में है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 5 बेटियों को जन्म देने पर बहू की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीयर पक्ष ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने थाने में केस दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जैसलमेर के सांगड़ थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 5 बेटियां होने पर ससुराल पक्ष पर 35 साल की बहू की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे का रूप देने के लिए शव को घर के पानी के टांके में फेंका गया। पीहर पक्ष जब मौके पर पहुंचा तो गले पर चोट के निशान दिखे। जवाहर अस्पताल के मोर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना दिया। सांगड़ पुलिस मौके पर पहुंची और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मृतका गुड्डी देवी की शादी को 15 साल से ज्यादा हो चुके थे। आरोप है कि बेटियां होने पर पति खीमाराम और जेठ ताने मारते और प्रताड़ित करते थे। 4 महीने पहले ही पंचायत के समझाने पर उसे ससुराल भेजा गया था। सबूत मिटाने के लिए शव टांके में फेंकने की बात कही जा रही है। पति और 2 जेठों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस तरह की घटना से समाज की मानसिकता और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।